अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जिस टॉपिक पे हमारी वीडियो है दैट इज़ चैप्टर 19 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, और दैट इज़ टॉपिक इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के मिक्स एंड मिक्स की बुक से क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। तो ग्रुप ए क्वेश्चन नंबर 1, अमंग द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन म्योटा कम्युनिकेशन वर द फॉलोइंग। ये ट्रांजैक्शंस हैं और पूछा गया कि इनमें से कौन सी जो है ट्रांजैक्शन वो किस किस्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। ओके तो ये हमारे पास डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हैं। लेट्स सी। मेड पेमेंट ऑन अकाउंट पेबल टू मर्केंडाइज, क्योंकि ये करंट एसेट है तो जितनी करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज़ की ट्रांजैक्शंस हैं ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में काउंटर होती हैं। तो अकाउंट पेबल इज़ करंट लाइबिलिटी, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं। पेड टू द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ नोट पेबल टू फर्स्ट बैंक। नोट पेबल से रिलेटेड जितनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं दैट आर क्रिएटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। पेड इंटरेस्ट चार्जेस relating to note payable to first bank. In note payable based तो बेसिकली फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, बट इस पे जो इंटरेस्ट चार्जेस है, अगर हम इंटरेस्ट रिसीव या इंटरेस्ट पेड की बात करें तो ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इशूड बॉन्ड्स पेबल फॉर कैश, मैनेजमेंट प्लान टू यूज़ दिस कैश इन फ्यूचर टू एक्सपैंड मैन्युफैक्चरिंग एंड वेयर हाउस कैपेबिलिटीज़। तो बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। पेड सैलरीज एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। देन फिर अगेन अकाउंट रिसीवेबल है रिसीव किए हैं वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्योंकि ये करंट एसेट है। नेक्स्ट ट्रांसफर्ड कैश फ्रॉम जर्नल बैंक अकाउंट इनटू मनी मार्केट। तो मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रही है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली क्योंकि मनी मार्केट में हो रही है। मनी मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो शॉर्ट टर्म होती है, 1 साल से कम। तो और सेकेंडली ये इन्वेस्टमेंट है, so it is somewhat investment activities. Use the cash received in D, जो डी में कैश रिसीव किया है अबव द परचेज लैंड एंड बिल्डिंग सूटेबल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो अब उसका हमने फर्दर लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर लिए, अगेन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ हैं। मेड अ जस्टिंग एंट्री टू रिकग्नाइज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस, तो ना तो ये ना ही ऑपरेटिंग में आएगा ना ही इन्वेस्टिंग। तो डेप्रिसिएशन का कैश फ्लो से कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस है, इससे ना तो कैश इनफ्लो होता है ना ही आउटफ्लो। एट द एंड ऑफ द ईयर परचेज फॉर कैश इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी ली है परचेज कवरिंग द नेट मंथ्स। ओके मंथली है तो दैट इज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पेड द क्वार्टरली डिविडेंड ऑन प्रेफर्ड स्टॉक। डिविडेंड जब हम पे करेंगे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, डिविडेंड जब रिसीव करेंगे तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कंसिडर होगा। पेड द सेमी एनुअल इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड पेबल, इंटरेस्ट पे किया ऑपरेटिंग एक्टिविटी। रिसीव डिविडेंड फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन प्रेफर्ड स्टॉक, डिविडेंड रिसीव्ड को मैंने आपको कहा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। सोल्ड फॉर कैश एंड इन्वेस्टमेंट इन प्रेफर्ड स्टॉक फॉर अनदर कॉरपोरेशन, एक और कॉरपोरेशन के जो स्टॉक हमने बाय किए थे वो सेल किए हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। रिसीव्ड कैश अपॉन मैच्योरिटी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इन कैश इक्विवेलेंट्स, तो एक इन्वेस्टमेंट थी वो मैच्योर हो गई है तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। तो दीज आर द ट्रांजैक्शंस, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज़ द फॉलोइंग इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट डाटा आर अवेलेबल फॉर सैटेलाइट ट्रांसमिशन इन कॉरपोरेशन। तो ये डाटा है और व्हाट दे आर आस्किंग, प्रिपेयर पार्शियल स्टेटमेंट फॉर कैश फ्लो इंक्लूडिंग ओनली द ऑपरेटिंग एक्टिविटी सेक्शन। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी सेक्शन बनाना है और डायरेक्ट मेथड से बनाना है, और जो हमें डाटा गिवन है वो ये बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट है। तो अगर हम इनकम स्टेटमेंट में डायरेक्ट मेथड से देखें तो हमें कुछ स्पेसिफिक हेड्स बनाने होंगे। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, फिर कैश पेड टू कस्टमर एम्प्लॉयज़, कैश पेड टू सप्लायर्स एंड देन इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पे नहीं आता, इंटरेस्ट पेड, अदर एक्सपेंसेस पेड, टैक्स, इनकम टैक्सेस पेड। तो ये सारे जो हेड्स हैं हम इनको देखते हैं और इनका डाटा यहाँ से लेते हैं। लेट्स सी, गिवन है हमारे पास डाटा में दैट इज़ दिस क्वेश्चन। इनकम स्टेटमेंट में हमें नेट सेल्स का डाटा गिवन है, इट्स 28,50,000। तो हम यहाँ पे इसकी एंट्री कर देंगे 28,50,000। ओके दिस
एंड इसमें एनी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ अकाउंट रिसीवेबल, अगर करंट एसेट इंक्रीज़ होंगे तो लेस करेंगे और डिक्रीज़ होंगे तो ऐड करेंगे। तो अकाउंट रिसीवेबल का भी डाटा हम देख लेते हैं। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि अकाउंट रिसीवेबल हमारे जो हैं बिगनिंग ऑफ ईयर में 7,20,000 थे और एंड पे 650 हैं, तो ये डिक्रीज़ हुए हैं और जितना डिक्रीज़ हुआ है वो हम यहाँ पे उसको शो कर देंगे। दैट विल बी 70,000। तो हमारे पास कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर आ गया 29,20,000। सो इट विल बी शोन इन दिस स्टेटमेंट। इसके बाद जो हमने अपनी कैलकुलेशन शो करनी है इनफ्लो के अंदर, वो हमारे पास है समथिंग लाइक दिस, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड यानी कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में दो तरह से आएगा, एक कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर और दूसरा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव। तो दोनों ही हम यहाँ पे मैंने कंबाइन कर दिया है। जो डिविडेंड इनकम हमारे पास आ रही है जो रिसीव्ड है 1,04,000, वी कैन चेक इट फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट डिविडेंड इनकम 1,04,000 एंड इसी तरह इंटरेस्ट रिसीव्ड 70,000 आ रहा है, तो यहाँ पे इनकम आ रही है 70,000, तो ये भी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे इनकम इंटरेस्ट एंड इनकम रिसीव्ड 70,000। तो इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास टोटल 1,74,000 की अमाउंट आ गई। अब इन डिविडेंड रिसीवेबल और अगर इंटरेस्ट रिसीवेबल ये दोनों अगर हमारे पास बैलेंस शीट में हैं और इंक्रीज़ हो रहे हैं तो माइनस कर देंगे, डिक्रीज़ हो रहे हैं तो लेस कर देंगे। तो लेट्स सी ऑन बैलेंस शीट, हमारे पास बैलेंस शीट में रिसीवेबल्स के अंदर इंटरेस्ट रिसीवेबल तो है आउट, लेकिन डिविडेंड रिसीवेबल नहीं है। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल में हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसका इफ़ेक्ट हम यहाँ पे शो करेंगे 3,000 से, तो लेस कर देंगे तो हमारे पास 1,71,000 आ जाएगा। और यहीं यहाँ पे हम इसी तरह इसका इफ़ेक्ट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड का शो कर देंगे 1,71,000 सॉरी। ओके, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, अब हम जाते हैं चेक करते हैं तो कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये दो जगह से हमारा इनफ्लो है। तो टोटल इनफ्लो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमें आया है दैट इज़ अबाउट 30,91,000 एंड इसके बाद जो हमारा कैलकुलेशन आएगी दैट विल बी आउटफ्लो की। आउटफ्लो के अंदर हम देखेंगे कि कितना आउटफ्लो हमारा जो है कंपनी का हो रहा है। तो स्पोर्टिंग कैलकुलेशन में हम सबसे पहले कैश पेड टू सप्लायर एंड एम्प्लॉयज़ करेंगे, यानी कितना कैश हम सप्लायर्स को या एम्प्लॉयज़ को पे कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कैश पेड फॉर सप्लायर्स। सबसे पहले हम सप्लायर्स देख लेते हैं। तो सप्लायर्स के लिए आ जाएगा हमने कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है CGS से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, वो हमें मिल जाएगी हमारी इनकम स्टेटमेंट से। तो इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज़ 15,50,000, तो यानी कि 1.5 मिलियन गिव 15,50,000 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। इसमें इफेक्ट देंगे इन्वेंट्रीज़ का। अगर इन्वेंट्री इंक्रीज़ हो रही है तो इन्वेंट्रीज़ का इफेक्ट आ गया हमारे पास। यहाँ पे हम बैलेंस शीट से देखेंगे इन्वेंट्री हमारी इंक्रीज़ हो रही है, तो जितनी इन्वेंट्री 35,000 से इन्वेंट्री इंक्रीज़ हो रही थी इसमें ऐड कर देंगे। हमारे पास आ जाएंगी नेट परचेजेस, इसमें से लेस करेंगे हम अकाउंट पेबल का जो इंक्रीज़ है। तो हमारे पास यहाँ पे जो अकाउंट पेबल की बात करें तो अकाउंट पेबल यहाँ पे 5,70,000 पे इंक्रीज़ कर रहे हैं, ये भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो जब अकाउंट पेबल इंक्रीज़ करेंगे तो वो लेस कर देंगे और इसका इफ़ेक्ट हमारे पास आ जाएगा कैश पे टू मर्केंडाइज़, यानी कि हमने मर्केंडाइज़ के लिए या गुड्स के लिए जितना कैश पे किया है दैट इज़ 15,77,000 या 1,577,000। नेक्स्ट जो हम इस पे करेंगे दैट इज़ एम्प्लॉयज़ के लिए। एम्प्लॉयज़ का जो है इसे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी कंसीडर कर सकते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में से हम क्या करेंगे, हम अपना टोटल जितने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो ले लेंगे। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 9,80,000 ये किस तरह से आए, हमारे पास इजी कैलकुलेशंस हो जाएंगी। 9,80,000 ये हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पड़े हैं। ओके,
इसमें से हम क्या करेंगे, जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा उसको लेस कर देंगे। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ पे तो हमें गिवन नहीं है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमें इन्होंने इन्फॉर्मेशन बताया है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड डेप्रिसिएशन 1,15,000, तो ये हमारे 9,80,000 का इफेक्ट है। इसमें हम डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस को लेस कर देंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस हैं तो टोटल एक्सपेंसेस में से हम डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस ख़त्म कर रहे हैं। जो हमारे पास टोटल इसके डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस आए हैं, इसमें किसी भी किस्म की जो करंट एसेट्स हैं अगर वो इंक्रीज़ होंगे तो ऐड करेंगे, और करंट लायबिलिटीज़ डिक्रीज़ होंगी तो ऐड करेंगे, और इसी का वाइस वर्सा। ठीक है, तो हमारे पास जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ का सिनेरियो है, दैट इज़ अकाउंट रिसीवेबल का तो हमने शो कर दिया, इंटरेस्ट रिसीवेबल भी हमने शो कर दिया, इन्वेंट्रीज का भी इफेक्ट हमने शो कर दिया। अब हमारे पास रह गई है शॉर्ट टर्म प्री पेमेंट्स। प्री पेमेंट्स हमारे पास इंक्रीज़ हो रही हैं और ये एक एसेट है। शॉर्ट टर्म प्री पेमेंट्स एक करंट एसेट है, इंक्रीज़ हो रहा है 5,000 से। अकाउंट पेबल का इफेक्ट भी शो कर दिया। अक्रूड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेबल, ये अदर एक्सपेंसेस हैं या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेबल हैं, ये डिक्रीज़ हो रही हैं, और ये लायबिलिटीज़ हैं, करंट लायबिलिटीज़ डिक्रीज़ हो रही हैं, इसका इफेक्ट शो करेंगे। इंटरेस्ट पेबल और इनकम टैक्स यहाँ पे शो नहीं करेंगे, इसको अलग सेपरेटली हम मेंशन करेंगे। तो इन दोनों का इफेक्ट हमने 5,000 29,000 से यहाँ ऐड किया, और अगर ये उल्टा होता, मतलब करंट एसेट डिक्रीज़ करते तो लेस कर देते, और करंट लायबिलिटी इंक्रीज़ करती तो लेस कर देते। और यहाँ पे हमारे पास जो इफ़ेक्ट आ रहा है कैश पेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये तकरीबन आ रहा है 8,99,000, और कैश पेड टू मर्केंडाइज और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को प्लस कर देंगे तो मिलकर हमारे पास कैश जो हमने एम्प्लॉयज़ को और सप्लायर्स को कलेक्टिवली पे किया है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। और इसको हम यहाँ पे कुछ इस तरह से शो करेंगे, कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज़ लेस। अब जितनी नेगेटिव यानी कि आउटफ्लो की अमाउंट है, कैश पे करेंगे जितना कैश जाएगा बिजनेस से, उसे ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके, इसके बाद हमारे पास आ गया जो हमारे पास कैलकुलेशन आएगी, दैट इज इंटरेस्ट पेड। तो इंटरेस्ट पेड का डाटा कितना इंटरेस्ट पे किया है, एक तो इनकम स्टेटमेंट से हमने एक्सपेंस लिया, और लेस एक्रूड इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट पे का इफ़ेक्ट आ जाएगा। ये देख लें, हमने इनकम स्टेटमेंट से इफ़ेक्ट लेना है कि कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस है, और इसके हवाले से हमारे पास जो भी लायबिलिटी है इंटरेस्ट पेएबल की वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ चेक करेंगे और उसका इफ़ेक्ट वहाँ पे देंगे। इसी तरह सिमिलरली हम इनकम टैक्स का एक्सपेंस लेंगे, और इनकम टैक्स का भी यहाँ पे जो भी लायबिलिटी है इंक्रीज़ डिक्रीज़ उसका इफ़ेक्ट देंगे। तो इंटरेस्ट पेएबल, ये करंट लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही थी, हम माइनस कर देंगे इसमें से, और हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्ट पेएबल का इंटरेस्ट पेड का इफ़ेक्ट आ जाए, कितना टोटल इंटरेस्ट हमने पे किया। और इसी तरह हम जो है इनकम टैक्स की कैलकुलेशन के साथ भी करेंगे, और इनकम टैक्स हमारे पास जो है लायबिलिटी डिक्रीज़ हो रही थी तो उसको ऐड कर देंगे, और इसी तरह से यहाँ पे उसका भी इफ़ेक्ट दे देंगे इनकम टैक्स पेड। अब जितना कैश आउटफ्लो है उसको हमने जब टोटल किया, यानी कैश डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, तो इट्स समथिंग लाइक 27,75,000, और इसको जब हमने कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 3, इसको डबल अंडरलाइन नहीं करना। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 3,16,000। अगर तो यहाँ पे क्वेश्चन एंड होता है तो फिर हम इसे डबल अंडरलाइन करेंगे। अगर हमें कैश फ्लो कंप्लीट बनानी है, ये भी पार्शल हमसे पूछी थी, तो फिर हम इसको अंडरलाइन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, और ये मेथड है डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ an analysis of balance sheet of Franklin Optical at the 31st December provides the following information। इनकम स्टेटमेंट की कुछ आइटम्स हैं, और यहाँ पे हमें इनकम स्टेटमेंट डायरेक्टली नहीं दी या बैलेंस शीट डायरेक्टली नहीं दी, यहाँ इन्होंने क्या किया, हमें डाटा जो है उस इनकम स्टेटमेंट का निकाल के दे दिया। मतलब एनी गेन ऑन सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ एंड लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एसेट्स, एंड बैलेंस शीट की अगर देखें तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ की डेबिट एंट्रीज़, क्रेडिट एंट्रीज़, नोट्स रिसीवेबल की डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज़ हैं।
तो इसका हम किस तरह से करते हैं और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। बेसिकली जो हमने यहाँ प्रिपेयर करना है दैट इज़ प्रिपेयर द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पार्ट। तो हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पार्ट लेना है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में इन्होंने हमें हेड्स भी बता दिए हैं कि आपने दो हेड्स को लेके चलना है। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ एंड प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एसेट एंड प्लेस ब्रैकेट्स अराउंड नंबर्स रिप्रेजेंटिंग कैश आउटफ्लो, और उसके साथ ही हमें स्केड्यूल भी एक बनाना है। तो लेट्स सी, एंड उसको हम यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में शो कर देंगे। नेक्स्ट आ गया कलेक्शन ऑन लोन्स। इसके अलावा मैंने आपको बोला इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर दो तरह से आपके पास इनफ्लो होगा। एक तो कोई भी सिक्योरिटीज़, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ या इन्वेस्टमेंट आप सेल करेंगे तब। सेकंड, आपने कोई लोन दिया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन ने किसी को लोन दिया हुआ है तो वो रिसीव करेंगे। तो हमारे पास कलेक्शन ऑन लोन यहाँ पर आ रहा है। लोन हमने दिया हुआ है नोट रिसीवेबल के फॉर्म में, लॉन्ग टर्म नोट्स इशू किए हुए हैं। तो नोट रिसीवेबल की डेबिट एंट्रीज़ का क्या मतलब है, हम ये देखते हैं। डेबिट एंट्रीज़ का मतलब है कि लोन आप दे रहे हैं और कैश जा रहा है, कैश आउटफ्लो है, ठीक है, बिल्कुल जैसे हमने ऊपर देखा। और क्रेडिट एंट्रीज़ का मतलब है कैश इनफ्लो है, मतलब लोन वापस आ रहा है, लोन पे बैक हो रहा है। तो लोन पे बैक हो रहा है 1,62,000 पे, और इस पर तो कोई प्रॉफिट हमें नहीं होता, इंटरेस्ट रिसीव होता है, वो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में डील कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ नोट, जब लोन आएगा तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन कर देना है कलेक्शन ऑन लोन्स पे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास एक्टिविटी होगी दैट विल बी हाउ मच प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एसेट। हमारे पास यहाँ पे एक प्लांट एसेट था, वो भी हमने सेल किया है, दिस इज़ समथिंग लाइक दिस प्लांट इक्विपमेंट, उसकी भी डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज हैं, मतलब हमने उसे सेल आउट किया है। अब जब सिक्योरिटी सेल आउट की तो उस पर हमें गेन या लॉस होगा, प्रॉफिट और लॉस। इसी तरह हमें जब प्लांट एसेट को सेल आउट किया तो हमने यहाँ पे भी प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन को देखना है। तो प्लांट एसेट जो हमने सेल आउट किया वो कितने का था, तो उसकी जो हमारे पास क्रेडिट एंट्रीज हैं दैट इज़ 1,20,000, 1,20,000 का प्लांट एसेट था। उसमें से हम इसकी डेप्रिसिएशन जो थी, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो लेस करेंगे ताकि उसकी एक्यूरेट बुक वैल्यू आ जाए। तो डेप्रिसिएशन इज 75,000। हमारे पास जो प्लांट एसेट की बुक वैल्यू थी दैट वाज 45,000। इसमें हमने लेके आना है कि ये हमने सेल कितने का किया। तो इसमें से लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एसेट ये ऊपर गिवन है, किसी किस्म का गेन और लॉस है तो 33,000 का लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एसेट है, वो ये यहाँ से माइनस करेंगे। तो टोटल हमें इस एसेट को जो सेल करने पे रिसीव हुआ दैट इज़ 12,000, और वो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। तो ये तीन हमारे पास एसेट्स थे जिससे हमें इनफ्लो हो रहा है। अब हम देखते हैं हमारा आउटफ्लो कहाँ हो रहा है। तो परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, जब मार्केटेबल सिक्योरिटीज में मैंने कहा कि क्रेडिट एंट्री से इनफ्लो हो रहा था, इसी तरह डेबिट एंट्री से हमारे पास आउटफ्लो हो रहा था। तो डेबिट एंट्रीज जितनी भी हमने एंट्रीज को कंपैरिजन किया तो हमारे पास टोटल डेबिट एंट्रीज आ रही हैं 81,000 की। तो 81,000 का इट मीन्स कि हमारे पास मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जो है हमने परचेज़ की हैं, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट आउटफ्लो देखते हैं लोन मेड टू बारोअर। तो हमारे पास नेक्स्ट जो नोट रिसीवेबल में हमने आउटफ्लो किया, तो इसका आउटफ्लो हमें मिलेगा ऑब्वियसली डेबिट एंट्रीज से। तो यहाँ पे डेबिट एंट्रीज हैं 2,10,000। तो 2,10,000 के मज़ीद लोन्स हमने इशू कंपनी ने किए हैं। थर्ड हमारे पास प्लांट एसेट के ऊपर देखते हैं, हमने कोई परचेज़ किया तो हमने प्लांट एसेट एक्वायर किया है और उसकी कैलकुलेशन देखते हैं। ओके, दैट easily can we get from data। जी, प्लांट एसेट की जो डेबिट एंट्रीज हैं दैट मीन्स कि हमने वो एसेट जो है एक्वायर किया है, दैट इज़ 1,86,000। और क्रेडिट एंट्रीज शो करती हैं कि हमने उस एसेट को जो है वो सेल आउट किया है और इससे कैश इनफ्लो आ रहा है, ठीक है। सो हम इन डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एसेट, और प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एसेट को हम यहाँ से डाटा को एंटर करेंगे।
जो डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज़ हैं, तो हमारे पास जो बेसिकली डाटा की बुक वैल्यू आ रही है वो हमें यहाँ से प्लांट एसेट की एंट्री से पता चलेगी, क्रेडिट एंट्री से। तो दिस इज़ अबाउट 1,20,000 और इसमें से हम जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है इसका इफ़ेक्ट देंगे तो माइनस करेंगे तो हमारे पास बुक वैल्यू आ जाएगी जो हमारा प्लांट एसेट है उसकी। और इस बुक वैल्यू से फर्दर हम देखेंगे हमें प्लांट एसेट सेल करने पर लॉस हुआ है या गेन, तो गेन और लॉस को हम इफेक्ट देंगे तो हमारे पास यहाँ पे लॉस आ रहा है। एंड लॉस यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 33,000 का, उसका हम यहाँ पे इफ़ेक्ट शो करेंगे, दैट विल बी 12,000 हमें जो है बेसिकली प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एसेट हुआ है। और यहाँ पे हम इसे इनकॉर्पोरेट कर देंगे। फिर परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आ जाएंगी, जो हमारी क्रेडिट एंट्रीज़ हैं। इट शोज़ डेबिट एंट्रीज़ हैं कि हमने मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ परचेज़ की हैं, तो जब परचेज़ किए हैं तो हमारे पास आउटफ्लो आएगा, तो आउटफ्लो परचेज़ पर आएगा दैट 181,000, तो हम वहाँ से डेबिट एंट्री से ले लेंगे। सिमिलरली हम डेबिट एंट्रीज देखेंगे नोट रिसीवेबल की, जब देखेंगे तो हमें पता चलेगा कितना लोन हमने बोरोवर्स को जो है फर्दर पे किया है, तो नोट रिसीवेबल की डेबिट एंट्री से ये बात हमें पता चलेगी। अच्छा, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम नोट रिसीवेबल्स को यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में उन्होंने ये बात क्लियर की थी कि ये जो नोट रिसीवेबल है हमने लोन्स जो दिए हैं लोगों को ये उस पे है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कैश पे टू एक्वायर प्लांट एसेट्स। अगर ऑपरेटिंग अगर नोट रिसीवेबल गुड्स पे होता, गुड्स की पर सेल एंड परचेज पे, तो फिर हमें ऑपरेटिंग में लेके जाना था इसको। ओके, तो ये प्लांट एंड एसेट्स की हमने दे दी। और यहाँ पे हमें ये बता रहे हैं कि परचेज़ जो हमने न्यू इक्विपमेंट किया है 1,86,000 की जो हमें डेबिट एंट्रीज शो हो रही हैं, उसके अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि 60,000 कैश में पे किया है और बाकी जो है लॉन्ग टर्म नोट पेबल है। तो ये लॉन्ग टर्म जो नोट पेबल है ये इसका कैश से लिंक नहीं है, क्योंकि ये कैश तो आउटगो नहीं हो रहा है इसके अंदर ना। तो 60,000 का जो कैश है हम सिर्फ उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे। 60,000 हमने कैश पे किया है लैंड एक्वायर करने के लिए फ़िलहाल। सो इट इज़ रिकॉर्डेड एज, एंड जो नेट इनका इफ़ेक्ट है वो हम शो कर देंगे। हमारे पास जो नेट इफ़ेक्ट है वो नेगेटिव में आ रहा है। नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ कि एक स्केजुअल बनाएं जो नॉन कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या फाइनेंसिंग एक्टिविटी का उसको डिस्क्लोज़ करें। तो जो नॉन कैश इफ़ेक्ट है जो इन्वेस्टिंग और उस पर आया है वो आया है जो हमने अभी देखा कि लैंड परचेज़ की है, प्लांट एसेट परचेज़ किया है और उसमें कुछ पेमेंट कैश पे थी और कुछ पेमेंट जो है वो हमने लॉन्ग टर्म पे फाइनेंस किया है। तो ये जो फाइनेंस किया है पोर्शन ये बेसिकली नॉन कैश पोर्शन है, इससे कैश का ना तो इनफ्लो हो रहा है ना आउटफ्लो हो रहा है। प्लांट एसेट पर एक एसेट और लाइबिलिटी का जो है ना इंटरचेंज हो रहा है, लेकिन इसमें कैश जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। तो ये एक स्केड्यूल हमने बना दिया कि ये बेसिकली नॉन कैश है 1,36,000, जबकि 60,000 का जो है कैश पे हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में ये सारा डाटा हमें गिवन है, इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट गिवन नहीं बट के उसमें से सारा डाटा एक्सट्रैक्टेड है। और यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर सबसे पहले, और बिल्कुल वैसे ही हमें जो डाटा गिवन है हम यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर देंगे। नेट सेल्स देंगे जो कि कैश बेसिस पर हैं 8 लाख,
क्रेडिट सेल्स हम यहाँ पे नहीं लेते, नेट सेल्स से मुराद कैश बेसिस ही होता है, और अकाउंट रिसीवेबल से जो कलेक्शन हुई है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे और कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर जो है कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह हम नेक्स्ट जो अमाउंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे डाटा एक्सट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा, हमें जो है वो कैलकुलेशन शायद ना करनी पड़े और हमें आंसर्स आते जाएंगे। तो ये मैं अटेम्प्ट करती हूँ, आप देखें। नेक्स्ट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, ये भी डाटा हमें गिवन है, कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेंगी। कोई इसके लिए कोई रिसीवेबल की लायबिलिटी भी गिवन नहीं है, सॉरी रिसीवेबल का एसेट करंट एसेट कोई नहीं है, जस्ट यही है। तो कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगा। नेक्स्ट इज़ कैश पे टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज़, उसकी कैलकुलेशन भी हमें बेसिकली दोनों हमें गिवन है, हमें उनकी डिटेल्ड कैलकुलेशंस में नहीं जाना पड़ेगा, क्वेश्चन में एज इट इज़ गिवन है। नेक्स्ट इंटरेस्ट पेड और इनकम टैक्स पेड, ये भी गिवन है, और इसके लिए कोई भी करंट लायबिलिटीज़ भी यहाँ पे, मतलब इंटरेस्ट पेएबल या इनकम टैक्स पेएबल भी गिवन नहीं है। तो जस्ट हमें यहाँ पे इनकी जो अमाउंट्स हैं वो लिख देनी है, और हमारे पास कैश डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगा। और इस दोनों को जब हम नेट इफ़ेक्ट देखेंगे तो हमारे पास नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगा, जो कि पॉजिटिव फिगर है 2,75,000 का। इसके बाद हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ स्टार्ट करते हैं, और इसमें सबसे पहले हमारे पास कैश कलेक्शन ऑन लोन्स गिवन है, कितना लोन हमने कलेक्ट किया है। ये हमारे पास गिवन है, और इसके अलावा हमें लोन मेड टू बारोवर भी गिवन है एज इट इज़, कैश पे टू एक्वायर प्लांट एसेट और प्रोसीड्स भी गिवन है। तो हम इस सारे डाटा को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेंगे। इंटरेस्ट एक्सक्लूड होता है, ऑब्वियसली इन्होंने लिखा है इंटरेस्ट एक्सक्लूड है। ऑब्वियसली इंटरेस्ट रिसीव्ड जो होता है वो हम उसको इंटरेस्ट रिसीव्ड हो या पेड हो दोनों को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में लिखते हैं, तो यहाँ पे हमें उसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट इज प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एसेट। तो लेट्स सी बुक वैल्यू देखते हैं प्लांट एसेट की, और कोई गेन या लॉस तो नहीं। तो बुक वैल्यू गिवन है प्लांट एसेट की 660, और उसमें से हम लॉस को लेस कर देंगे। तो हमारे पास प्रोसीड्स फ्रॉम प्लांट एसेट्स आ जाएगी। और ये हमारे पास कैश पे टू एक्वायर लैंड प्लांट एसेट भी आ गया, और नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ भी आ गया। अब हम स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़।
और इसमें देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी एक्टिविटीज़ गिवन है। प्रोसीड्स फ्रॉम इशूइंग बॉन्ड पेएबल, तो जितनी भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है जब वो हम इशू करते हैं तो हमें इनकम आती है, कैश फ्लो आता है, तो कैश इनफ्लो होता है। और डिविडेंड पेड है। ये कैश आउटफ्लो होगा हमारे पास कि डिविडेंड पेड। डिविडेंड रिसीव्ड हम ऑपरेटिंग में लिखते हैं, लेकिन डिविडेंड जो पेड होता है इसे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट ले रखते हैं। और कैश का इफेक्ट हमने यहाँ पे देना है, तो ये नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होगी। और जितना भी डाटा हमने इनको ऑपरेट कर लिया, बस इसमें कैश ट्रांसफर फ्रॉम मनी मार्केट फंड्स टू जर्नल बैंक अकाउंट है, क्योंकि दोनों ही कैश इक्वलेंट है और एक दूसरे में ट्रांसफ़र हुए हैं, तो हम ऐसी चीज़ों को जो है वो कैटर कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं करते, इसका इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होता क्योंकि दोनों ही कैश इक्वलेंट हैं। और जो जो हमारे पास डाटा था वो सब हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया, रेलिवेंट डाटा। और ये सारी कैश फ्लो की तीनों पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर जो है नेट कैश का जो बिगनिंग बैलेंस है उसका इफेक्ट देंगे। पहले इन तीनों को लेस कर ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो बिगनिंग बैलेंस है कैश का 4,46,000 है, वो इसमें ऐड अप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कैश का एंडिंग बैलेंस जो रिक्वायर्ड है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ये लाइंस ऊपर नीचे हो गई हैं, इसको ठीक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये भी जो है स्टेटमेंट, इसमें भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है और हमें इनकम स्टेटमेंट गिवन है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, बैलेंस शीट गिवन नहीं है, कुछ डाटा की डेबिट क्रेडिट एंट्रीज हैं और अगेन वही बैलेंस शीट। अब इसको हम डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम कस्टमर्स, then interest and dividend received, then cash paid to suppliers and employees। दोनों को यहाँ इनकॉर्पोरेट करेंगे, सारा डाटा यहाँ गिवन है। इन्वेंट्रीज भी हैं और सप्लायर मर्केंडाइज की अकाउंट पेबल का भी डाटा है, सीजीएस भी गिवन है। फिर अब हम इसमें एम्प्लॉयज़ का डाटा भी डालेंगे जो कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से स्टार्ट होगा।
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से, और जो करंट एसेट और लायबिलिटी इनको ऑपरेट कर दिया उनके अलावा जो रह गए हैं उनका एड लेस करके हमारे पास कैश पेड टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा। देन इनकम टैक्स पेड और इंटरेस्ट पेड का इफेक्ट भी शो कर देंगे। हमारे पास नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगा एंड देन मूव टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। सबसे पहले हमारे पास प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं। कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी सोल्ड जो है हमें डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज से मिल जाएगा। और लॉस ऑन सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी भी गिवन है। कलेक्शन ऑन लोन्स, ये भी हमारे पास नोट रिसीवेबल की डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज में गिवन है। कैश, ये नोट रिसीवेबल ये भी मेंशन है कि कैश लोन मेड टू बोरोवर्स हैं, ये क्रेडिट डेटर और क्रेडिटर यानी कि जो गुड्स हम क्रेडिट पे देते हैं उनके लिए नहीं है, क्योंकि अगर ये उनसे रिलेटेड होते तो फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में चले जाते, सॉरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में चले जाते। यहाँ पे जितना भी हमारे पास है बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एसेट वो ले लेंगे, वो हमें प्लांट एसेट की बुक वैल्यू प्लांट एसेट से मिलेगी, और उसमें लॉस का जो इफ़ेक्ट है या गेन ऑन लॉस का वो हम यहाँ पे लॉस है या गेन है उसको इफेक्ट को शो करेंगे। और परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जो है हम उसकी डेबिट क्रेडिट एंट्रीज़ में से इफ़ेक्ट लेंगे। बस डेबिट एंट्रीज़ जो होती हैं वो परचेज़ होती हैं, यानी कैश आउटफ्लो होता है। उसके बाद लोन पेड टू बोरोवर जो होगा वो लिखेंगे। फिर कैश पेड टू कैपिटल स्टॉक प्लांट, सॉरी कैश पेड टू प्लांट एक्वायर प्लांट एसेट, उसका इफेक्ट देंगे। एंड देन हमारे पास ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ भी आ जाएगा। एंड देन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़,
एंड प्रोसीड फ्रॉम इशूइंग कैपिटल स्टॉक में जो अमाउंट हमें पार वैल्यू पे मिली है वो भी, प्लस इसमें जो एडिशनल पेड इन कैपिटल है वो भी ऐड करेंगे, तो हमारे पास अमाउंट प्रोसीड फ्रॉम कैपिटल इशूइंग कैपिटल स्टॉक आ जाएगा, और ये कैश इनफ्लो होगा हमारे लिए, बिजनेस के लिए। तो ये दोनों अमाउंट हमारे पास यहाँ पे ऐड अप हो जाएंगी, 4 लाख बन जाएगी। और डिविडेंड पेड लास्ट इफेक्ट यहाँ पे हमें गिवन है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में दैट डिविडेंड पेड है इस साल का, वो इधर ऐड कर देंगे। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ भी कंप्लीट हो जाएगा, और तीनों को ऐड अप करके इस पे बिगनिंग कैश बैलेंस को ऐड कर देंगे फर्दर, तो हमारे पास एंडिंग कैश बैलेंस आ जाएगा बिजनेस में। और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि हमने जो 19A-2 में प्रॉब्लम की है उसी प्रॉब्लम को दोबारा करें बट इनडायरेक्ट मेथड से। तो ये हमारे पास इनकम स्टेटमेंट है। इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, हम सारी कैलकुलेशन अलग अलग नहीं करते, हम जो भी नेट इनकम गिवन होती है इनकम स्टेटमेंट में वहाँ से स्टार्ट करते हैं और उसमें डेप्रिसिएशन को वापस ऐड बैक करते हैं, और जितने भी करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ हैं उनका इफ़ेक्ट शो करते हैं। अगर करंट एसेट इंक्रीज़ हो रहे हैं तो लेस करते हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं तो ऐड करते हैं, और करंट लायबिलिटीज़ अगर इंक्रीज़ हो रही हैं तो ऐड करते हैं और डिक्रीज़ हो रही हैं तो लेस करते हैं। इसके अलावा कोई अगर गेन ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम होता है, तो कोई एसेट को सेल परचेज करने पे कोई गेन होता है तो वो लेस करते हैं, और लॉस होता है तो वो ऐड करते हैं। तो ये स्टेप्स फॉलो करके हम इजीली जो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं इनडायरेक्ट मेथड से। तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा वीडियो को। अल्लाह हाफ़िज़।